दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज लिमिट, क्या इसमें डीएल चाहिए कि नहीं चाहिए, किसको डीएल लग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, टू व्हीलर भी रहेगा तो चल जाएगा या फोर व्हीलर ही चाहिए, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, एज में किसको छूट मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी, सारा चीज़ जो है इस भर्ती के बारे में जो भी आप लोगों का डाउट्स है वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। फॉर्म भरते समय क्या आपको डीएल मांगा जाएगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय डीएल मांगा जाएगा, कब डीएल लगेगा, ये यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है दिल्ली पुलिस में। कांस्टेबल के एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो गया है तो आप जो है करेक्शन भी कर सकते हैं 3/10 से लेकर 4/10। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट डेट। और जो है नवंबर में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करे जाएंगे, जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी नवंबर में ही जारी हो जाएगा। सबसे पहले आवेदन की स्थिति चेक करने का ऑप्शन आता है और फिर आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाता है 4 दिन पहले। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। हमने जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो सब हमने जो है हाईलाइट करके रखा हुआ है, एक भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद से आपका जो है पीई और एमटी होगा। पीई मतलब होगा फिजिकल इंडोर्समेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है वो होगा, और आपका जो है मेडिकल जो होता है लास्ट स्टेज में वो होगा। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि जो यहाँ पे फिजिकल होगा और जो आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा इसका क्या अंक जुटेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो मेन चीज़ें हैं आपका वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको मेरिट में आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। मतलब ये कि समझिए कि आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो इसका सिलेबस आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल जो होगा आपका, जो भी आपकी हाइट नापी जाएगी, दौड़ होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है इसमें भी, तो वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है ना। उसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, उसका कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ता है, ठीक है। वो बस आपका एक जो है एक मतलब समझ लीजिए एक बाउंड्री है, उसको आप क्वालिफाई कर गए। दौड़ जो होता है उतने समय में दौड़ कर लिए, लॉन्ग जंप कर लिया, हाई जंप कर लिया, आपका हो गया, ठीक है ना। मेन जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। तो इसको विशेष ध्यान आपको देना है। मैं आपको पहले इसलिए बता दिया, काफ़ी सारे बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए सैलरी की बात किया जाए तो लेवल 3 सैलरी मिलेगा 21,700 लेकर 69,100 सैलरी, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 30,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और खासकर ये दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है तो इससे भी ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगा लेवल 3 का, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है जो शहर है उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो दिल्ली पुलिस में है तो सैलरी आपको 30 प्लस ही रहने वाला है, इतना आप मान के चलिए। जो डीए पीए ये सब अलाउंसेंस वगैरह ऐड होता है तो सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो 30 प्लस सैलरी मिलेगा और जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में रहने वाला है, यानी दिल्ली में ही आपको जॉब करना है। वैकेंसी की बात किया गया तो नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है और वैकेंसी यहाँ पे दिया गया, यानी 7,547 पदों पे शानदार वैकेंसी है। 10% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन को, जो कि यहाँ पे रिजर्व किया गया है। इसके बाद से बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सनल है सीएपीएफ का, वो जो है एक्स सर्विस के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे दिया गया कि एक्स सर्विस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो एक बार आप जो है एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट 18 से 25 रखा गया है और 1/7/2023 को आपका जो है उम्र गणना किया जाएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का भी रेंज दिया गया है 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005। लेकिन अगर कोई बंदा SC ST से है तो उनको 5 साल का छूट मिल जाता है, अगर कोई OBC से है तो 3 साल का छूट मिल जाता है। मतलब ये कि अगर कोई बंदा SC ST से है तो उनका उम्र का लिमिट हो जाएगा 18 से 30 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई OBC का बंदा है तो उनका उम्र हो जाएगा 18 से 28 वर्ष, क्योंकि 3 साल का छूट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट मिल रहा है। अब ये लोग कैसे गणना करेंगे, तो 1/7/2023 तक गणना कर लेंगे आप कि आपका उम्र कितना हो रहा है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे पूछेगा क्या आपको उम्र में छूट चाहिए। तो अगर आपकी उम्र जो है 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है तो आप वहाँ यस करके
आप अपना कैटेगरी को चूज कर लेंगे, आपको उम्र में छूट मिल जाएगा। अगर आप यस करके कैटेगरी चूज नहीं करेंगे तो बोलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ SC ST को 5 साल, OBC को जो है 3 साल का छूट मिलेगा। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको 5 साल का छूट मिलता है अपर एज में। इसके अलावा यहाँ पे 10 साल का भी दिया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस के जनरल के लिए 40 वर्ष, 43 वर्ष, इस तरह से SC ST को 45 वर्ष तक का जो है अपर एज में छूट आपको देखने को मिलता है। तो ये आप विशेष ध्यान देंगे। अगर कोई बंदा एलिजिबल होते हुए भी अनएलिजिबल अपने आप को समझ ले तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। समझ में आ गया। अब बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो 30/9/2023 तक आप जो है 12वीं क्लास क्वालिफाई हैं कितना हो भी परसेंट के साथ, तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन मेल कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे LMV जो लाइट मोटर व्हीकल होता है उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो वैलिड लाइसेंस होता है। भले आप किसी भी राज्य से बनवाए हो उससे मतलब नहीं है, वैलिड होना चाहिए। मोटरसाइकिल का भी हो सकता है, दो पहिया वाहन होता है जो हम बाइक चलाते हैं वो वाला, या कार, दोनों में से कोई भी हो सकता है, चलेगा। अब ये कब लगेगा? तो जब आपका PE और MT होगा, फिजिकल एंडोर्समेंट होगा, तब आपका जो है यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है ना। फॉर्म भरते समय आपको जो है कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। ये उसी समय लगेगा जब आपका जो है PE एंड MT होगा। ठीक है ना। जिस दिन आपका फिजिकल एंडोर्समेंट होगा, यानी फिजिकल टेस्ट जिस दिन होगा, जिस दिन दौड़ होगी, हाइट वगैरह नापी जाएगी, उसी दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है देखा जाएगा। और ये सिर्फ जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को देना है, फीमेल को ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को जो है ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है, वो भी LMV लाइट मोटर व्हीकल, या जो 2 पहिया हो या 4 पहिया, कोई भी चलेगा। ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमीशन for physical endorsement and PE and MT test will be required to pursue the relevant certificates such as mark sheet, provisional certificate। जिनका भी मतलब फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको जो है अपना प्रोविजनल मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सब जो आपको दिखाना होगा। और 30/9/2023 तक जो है वो सारा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप जो है पास होने चाहिए। अगर आप NCC होल्डर हैं तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको बताना होगा हाँ मेरे पास NCC सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर किसी के पास A सर्टिफिकेट है तो 2% का इंसेंटिव मिलेगा, B है तो 3% का, और C है तो 5% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव बोनस यहाँ पे मार्क्स उनको मिलता है, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा किन को इंसेंटिव मिलेगा? तो जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री किया हुआ है या कोई जो है डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो जो है डिस्टिंक्शन मतलब लाता है तो 5%, फर्स्ट क्लास में 4% और सेकेंड क्लास में 3%, और पास रहता है 2% का उनको जो है एडिशनल जो है यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलते हैं, वेटेज जिसको बोलते हैं। तो अगर इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो जब फॉर्म भरेंगे तो वो ऑप्शन आएगा, NCC हो या राष्ट्रीय जो यहाँ पे बोला गया है राष्ट्रीय यहाँ पे रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है डिग्री या PG तो आप बता सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। हाउ टू अप्लाई मैंने एक ऑलरेडी जो है वीडियो बना के बताया हुआ है कि कैसे फॉर्म को भरना है। वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में। बाकी आप अपना डिटेल्स को बस भरते चले जाएंगे, 12वीं की जानकारी देंगे, सब चीज़ बहुत आसान है। आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म को भरना है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 30/9 तक है, रात को 11 बजे तक। यहाँ पे एडवाइस दिया गया है कि आप लास्ट डेट का वेट न करें, क्योंकि SSC का लास्ट में क्या होता है ना कि वेबसाइट नहीं चलता है, तो आप लोग लास्ट डेट से पहले जो है फॉर्म भर लीजिए। 30 तारीख तक है, तो आप लेट सेट जो है 20/9 तक जो है फॉर्म को अपना भर लीजिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं। फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपया है जनरल OBC को। बाकी फीमेल, SC ST, एक्स सर्विसमैन को कोई भी फ़ी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। ये सब आपको पता है। SSC का जो भी वैकेंसी आती है मात्र 100 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ी लगता है। करेक्शन का भी समय मिलेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो देखिए नवंबर में जो एक नोटिस जारी किया गया है SSC की वेबसाइट पे, आप जाके देखेंगे ना, तो नवंबर में जो है आपका एग्ज़ाम का जो है डेट दिया गया है, तो आप देख लेंगे उस समय एग्ज़ाम होगा। और आपके अपने ही राज्य में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप सेंट्रल रीजन से आएंगे तो उत्तर बिहार में आएंगे, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, तो यहाँ सेंटर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो और भी जहाँ सेंटर बनाए गए सबका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है।
ठीक है ना। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ चॉइस करने का ऑप्शन आता है कि आप अपना सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। अब मेन बातें आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद से आपका जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी हाइट, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, समझ रहे हैं ना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद से इसमें यहाँ पे दिया गया है कि पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW के बारे में, ये 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। 90 मिनट आपको समय यहाँ पे अलाउ रहेगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 मार्क्स। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, और एक सही रहेगा तो 1 नंबर आपको दिए जाते हैं। और जो आपका पेपर होगा फ्रेंड्स, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट करे जाएंगे। इसका आंसर की भी जारी होता है, जब आप एग्जाम देकर आएंगे उससे 10 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी हो जाता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही करके आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे बात आती है सिलेबस के बारे में। देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है अच्छे तरीके से कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रखेंगे। तो यहाँ पे जो है दिया गया है, आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब जगहों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होता है यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो आप एक बार जो है सिलेबस को यहाँ से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि सिलेबस यहाँ डिटेल में दे दिया गया है। ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो सिलेबस डिटेल में नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस को दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे नंबर सीरीज, वर्बल, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, देख रहे हैं ना, सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। इसके बाद से कंप्यूटर फंडामेंटल में हम क्या क्या पूछेंगे, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड आप जो है जानकारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब बात आती है फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल आपका क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि मेल कैंडिडेट्स का जो है फिजिकल कितना रहेगा। देखिए दौड़ जो है 1600 मीटर ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज आपका 6 मिनट दिया गया। अगर कोई अप टू 30 वर्ष तक है तो 6 मिनट में उनको जो है दौड़ कंप्लीट कर लेना है। और लॉन्ग जंप 14 फीट करना है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया गया है आपको, मतलब अकॉर्डिंग टू एज। तो अगर जो भी बंदा 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में आएगा, उनको जो है 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट में, और 30 से 40 रहेगा तो 7 मिनट, और 40 से अबव रहेगा तो 8 मिनट। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे उनको यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग जंप और हाई जंप में कि आपको 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में अगर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपको छांट दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो 3 चांस आपको मिलेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में, रनिंग एक ही चांस मिलता है। इसके बाद से यहाँ पे बोला गया कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट। मतलब जिनका फिजिकल मेजरमेंट उन्हीं का होगा जो है फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हाइट आपकी नापी जाती है। अब यहाँ पे जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहाँ पे बोला गया है। यानी भले जनरल हो, OBC हो, उनका 170 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो छूट होता है वो किनको होता है, मात्र ST कैंडिडेट्स को होता है 5 सेंटीमीटर। यानी ST कैंडिडेट्स है, उनका हाइट 165 है तो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। लेकिन 5 सेंटीमीटर उनको भी छूट मिलता है जो इन जगहों से आता है, जैसे कि यहाँ पे गढ़वालीज, कैमोनीज, गोरखास, दोगड़ाज, मराठास, इन कैंडिडेट्स अगर बिलोंग करते हैं यहाँ से, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, देख रहे ना, इन जगहों से अगर आप आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का और छूट मिल जाएगा। यानी इन जगहों से जो आता है उनका भी हाइट 165 सेंटीमीटर। बाकी सबको जो है 170 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ तक कि SC कैंडिडेट्स को भी 170 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कोई दिल्ली पुलिस का स्टाफ का पर्सनल है तो उनको भी 5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलता है। चेस्ट यहाँ पे बोला गया है 81 सेंटीमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी 81 आपको नापा जाएगा और 4 सेंटीमीटर फुला के आपको 85 तक लेकर जाना है। 4 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए। इसकी वजह से जो हील एरिया है उनको 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा, और ST को भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और कोई सन ऑफ दिल्ली पुलिस है, पर्सनल है, तो उनको भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा।
अब बात आती है फीमेल को। फीमेल को कितना दौड़ना होता है, उनकी हाइट क्या रहती है। तो देखिए फीमेल को भी 1600 मीटर ही दौड़ करना है, बस यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग जो है समय को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे उनको 8 मिनट का समय मिलेगा और लॉन्ग जंप जो है 10 फीट करना है और हाई जंप जो है यहाँ पे 3 फीट करना है। इसके बाद से 30 से 40 का जो है तो 9 मिनट समय मिलेगा, 9 फीट उनको जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है 2 फीट 3 इंच 9 इंच करना है। इस तरह से 40 एबव है तो 10 मिनट समय उनको मिल जाएगा। तो फीमेल के लिए यहाँ पे जो है फिजिकल टेस्ट यहाँ पे होगा। इसके बाद से इनको भी यहाँ पे 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से फीमेल का जो हाइट बोला गया है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है। यानी जितने भी कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो, उनको 157 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है हाइट मिनिमम चाहिए। लेकिन यहाँ पे SC ST को 2 सेंटीमीटर छूट है। यानी कोई फीमेल SC ST से बिलोंग करती है तो उनका हाइट जो 155 सेंटीमीटर जो है मिनिमम होना चाहिए, तो ही वो जो है फॉर्म भरेंगी, वरना यहाँ पे उनको छांट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे इन सब जगहों से कोई आता है, फीमेल है तो 2 सेंटीमीटर उनको भी छूट मिलती है, तो 155 यहाँ पे मिनिमम हाइट। बाकी यहाँ पे कोई डॉटर है, सर्विंग रिटायर्ड पर्सन या दिल्ली पुलिस के, तो वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट उनको मिल जाता है, तो 152 उनका हो जाएगा जो रिटायर्ड या सर्विंग सन ऑफ या डॉटर है। अब यहाँ आता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका रहेगा, टैटू वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी में, आपका जो भी बॉडी है फिट होना चाहिए, तो आपका ये रहता है। इसके बाद से यहाँ पे ID प्रूफ बोला गया है कि जब एडमिशन सर्टिफिकेट इट में जो है कैरी टू एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, इसमें से कोई एक ID प्रूफ आपको वैलिड चाहिए। इसके बाद से यहाँ पे मेन बात आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होता है, जिसमें बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी हुई है। तो एक बार आप फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सबसे पहले, फिर आपका जो है PE और MT होगा और उसके बाद से मेडिकल टेस्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है, कैंडिडेट्स स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स विल बी कंसीडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। जैसे कि PE MT के लिए मतलब यहाँ पे इन्होंने जो है एक मिनिमम जो है कट ऑफ निर्धारित किया, जैसे अनरिजर्व के लिए 35, SC ST OBC EWS के लिए 30 और ESM के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 25 नंबर लाना मैंडेटरी है। इससे कम लाएंगे तो आप तो फेल हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ही रहेगा तो आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए आप जो है क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हम इतना ला देंगे मेरा बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए 12 टाइम्स जो है वैकेंसी के ये लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे PE और MT स्टेज के लिए। मतलब ये कि 7000 वैकेंसी है तो 7000 गुणे 12 कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने बच्चों का ये लोग सिलेक्शन करने वाले मेरिट में रखेंगे, ताकि उनका नेक्स्ट स्टेज का जो है PE और MT हो सके। तो आपको हमेशा परफॉर्मेंस रिटन एग्जाम में बेहतर करना है, ताकि आप जो है अगले स्टेज के लिए जा सके। पहले स्टेज में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, मेरिट में नहीं आएंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन वहीं जो है रुक जाएगा, आप मतलब छट जाएंगे, फिर आपको PE और MT में नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो PE MT में शामिल होने के लिए रिटन एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना होगा। लेकिन PE MT विल बी एसेंशियल बट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। PE MT नेसेसरी है, एसेंशियल है, आपको करना ही करना है, दौड़ना है, हाई जंप लॉन्ग जंप करना है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई मार्क्स नहीं जुटेगा, इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया ना। उसके वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके वजह से आपका जो है मेडिकल होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वैकेंसी के बारे में। बाकी यहाँ पे नीचे में कुछ खास जानकारी नहीं दिया गया, फॉर्म भरने का तरीका बताया गया, फोटो सिग्नेचर गाइडलाइंस दिया गया, आप एक बार जरूर देख लेंगे फॉर्म भरने से पहले। और मैंने भी वीडियो बनाया हुआ कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैंने ओवरऑल सारी जानकारी को कवर कर लिया है, जो मुझे लगा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उसने मैंने कवर कर लिया है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ना चाहते हैं अपने स्तर से तो आप जो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।